अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ठीक है, आप सभी का स्वागत करते हैं इसी के साथ जोनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का। और सॉलिड स्टेट की हमने लास्ट लेक्चर में पैकिंग इफिशियंसी की थोड़ी सी बात की थी और हम 2D अरेंजमेंट पढ़ चुके थे। 2D अरेंजमेंट में हमको पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमने बात कर दी थी। तो हम एक बार नजर डालते हैं कि हमने अब तक सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ लिया, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यानी कि पैकिंग इफिशियंसी निकालना सीखेंगे और सीखेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है। तो चलिए, हमने देखो अभी तक अपना पढ़ना स्टार्ट किया है। हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे थे, किसकी? सॉलिड स्टेट की। और सॉलिड स्टेट में हमने आपको बता दिया था क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम सॉलिड स्टेट को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज पता करनी होती है सॉलिड की। क्या प्रॉपर्टी पता करनी होती है? और किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी पता करने के लिए हमें उसका अरेंजमेंट जानना बहुत जरूरी होता है। क्या अरेंजमेंट जानना बहुत जरूरी होता है, तब हम उसकी प्रॉपर्टी जान पाएंगे। और अरेंजमेंट में हमने आपको बताया था हमें रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, और हम रेगुलर अरेंजमेंट स्टडी करते हैं क्योंकि इससे हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की पढ़ना होता है। ठीक है, इतना हमने जान लिया था। और हमने अरेंजमेंट को पढ़ने से पहले हमने बताया था आपको दो चीज पढ़ना बहुत जरूरी होती है, एक वॉइड और सेकंड आपकी लैटिस एंड यूनिट सेल। हमने आपको लैटिस और यूनिट सेल अच्छे से समझा थी। और हमने आपको वॉइड में बताया था कि वॉइड हमारी 2 टाइप्स की होती है, 2D वॉइड और 3D वॉइड। और हमने आपको बताया था 2D वॉइड होती है वो 2 टाइप्स की होती है, और 3D वॉइड होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। 2D वॉइड जो ट्राइंगुलर वॉइड होती है और स्क्वायर प्लेनर वॉइड होती है, और आपकी इधर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड क्यूबिकल वॉइड होती है। और इनमें हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना बता दिया था। उसके बाद हम अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। अरेंजमेंट में हमने आपको बंडी अरेंजमेंट पढ़ा दिया था, और हम 2D अरेंजमेंट पर थे, और 2D अरेंजमेंट भी आपको बता दिया था। और बात चल रही थी उसके पैकिंग इफिशियंसी पर। तो चलिए वहीं पर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं कि 2D अरेंजमेंट तो हमने सीख ही लिया था, उसकी पैकिंग इफिशियंसी जो कि हमें यह बताएगी कि यूनिट सेल है या नहीं है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में जो हमारा छूटा हुआ था उसमें हमने यह बता दिया था किसी भी यूनिट सेल को लैटिस में हम क्या करते हैं, हम यूनिट सेल मान लेते हैं। अब उस यूनिट सेल को हमें चेक करना होता है कि यह यूनिट सेल है या नहीं। हमने पहली बार तो इमेज की ये यूनिट सेल किसी भी लैटिस में हो सकती हैं। अब हमने क्या किया, उसको हमें चेक करना होगा कि ये जो हमने मानी है यूनिट सेल वो है भी यूनिट सेल या नहीं है। तो हमें उनको चेक करने के लिए 2 तरीके बताए थे। फर्स्ट था आपका इमेजिनेशन पोर्शन, और नंबर सेकंड था आपका पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी कि हम किसी को, या तो पहला तरीका यह है कि हम उस यूनिट सेल को चेक करके अपना दिमाग लगाएं और दिमाग लगा करके हम ये बता दें कि हमारी यूनिट सेल है या नहीं। वो तो इमेजिनेशन पोर्शन होता है। अब किसी की इमेजिनेशन वीक है, इमेजिनेशन से नहीं पता कर सकता, तो दूसरा तरीका यह होता है वो अपना मैथमेटिकल टूल, ये होता है आपका मैथमेटिकल टूल, वो अपना मैथमेटिकल टूल लगाए और पैकिंग इफिशियंसी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर ले कि ये हमारी यूनिट सेल है या नहीं है। तो चलिए हम वहीं पर छोड़ा था वहां पर अब चेक करते हैं और उनकी पैकिंग इफिशियंसी निकालना सीखते हैं। पहली बात तो यह है पैकिंग इफिशियंसी क्या है। पैकिंग इफिशियंसी एक मैथमेटिक टूल है जो हमें यह बताती है कि ये यूनिट सेल है या नहीं है। ठीक है, कैसे बताएगी और कैसे क्या सिस्टम होता है, इमेजिनेशन से हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी यूनिट सेल है या नहीं है, और पैकिंग इफिशियंसी हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी यूनिट सेल है या नहीं है। चलिए आगे हम जानते हैं। ठीक है,
तो हमने जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वो ये था कि हम 1D अरेंजमेंट से 2D अरेंजमेंट पर आते हैं, 1D से 2D अरेंजमेंट पर आते हैं तो उसके लिए दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये तो आपका 1D अरेंजमेंट था, ये आपका 1D अरेंजमेंट है। ठीक है, पहला तरीका ये हो सकता है कि एटम के नीचे एटम की एक लेयर बनाते जाएं, और दूसरा तरीका ये होता था कि ये दो एटम है, इनके बीच में जो स्पेस बच रहा है, इनके स्पेस में एक एक एटम रख करके और उसको 2D पर अरेंज करते। तो देखें, एक तरीका तो ये है एटम के नीचे एटम यूं रखते जाएं, यूं, ये हमने आपको बता दिया था, पहला तरीका ये बताया था। एटम के नीचे एटम है, एटम के नीचे एटम है, एटम के नीचे एटम है, एटम के नीचे एटम है। ये पहला तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका ये था कि ये जो स्थान खाली है इनके बीच में, दो एटम के बीच में यहां पर एक एटम रख दिया जाए। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये है। ठीक है, अच्छा, हमने आपको ये तरीके बता दिए थे और हमने ये बताया था ये वाली जो है ए टाइप 2D अरेंजमेंट है। ए सारी ए है, इसको नाम दिया था ए टाइप 2D अरेंजमेंट, और इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये जो फर्स्ट है इसका नाम क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या था भैया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये स्क्वायर के रिपीट होने से बनी है। ठीक है, स्क्वायर के रिपीट होने से बनी है, इसका नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अच्छा, इसका नाम क्या रखा था हमने, इसको ए था, ये हमारी बी थी, ये ए थी, तो इसका नाम था ए टाइप 2D अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, इसमें यूनिट सेल क्या थी, हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल होगी। अच्छा, मैं इससे बना देता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखे रेड कलर से। ठीक है, ये हमारी हेक्सागोनल। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कहा था कि इसमें क्या एक से ज्यादा, किसी भी लैटिस में एक से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकती हैं। हमने कहा था जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, और उन्हीं को हमें चेक करना होता है। तो इसमें देखिए कितनी यूनिट सेल हो सकती हैं। देखो, एक तो आपकी ये यूनिट सेल होगी, दूसरी यूनिट सेल ये हो सकती है आपकी, तीसरी यूनिट सेल आपकी ये हो सकती है, और एक आपकी ये ट्राइंगल वाली यूनिट सेल हो सकती है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और आपकी थर्ड, और ये रही आपकी फोर्थ, और ये आपकी फिफ्थ। तो ठीक है, इतनी यूनिट सेल हो सकती हैं, और ये भी आपकी क्या है, एक यूनिट सेल। अच्छा, हमने कहा कि किसी भी लैटिस में एक से ज्यादा यूनिट सेल होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। अच्छा, जब किसी लैटिस में एक से ज्यादा यूनिट सेल हैं, हमें क्या करना होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी पता करनी होती है। और सॉलिड की प्रॉपर्टी पता करने के लिए हमने बताया था कि हम लैटिस की प्रॉपर्टी पता करते हैं। लैटिस की प्रॉपर्टी पता करने के लिए यूनिट सेल की प्रॉपर्टी पता करते हैं, जिससे कि जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होगी वही हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी। इसीलिए हम सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें तो एक से ज्यादा यूनिट सेल हैं, तो क्या हम सबकी प्रॉपर्टी पता करते रहेंगे? नहीं पता करते रहेंगे। तो पहली बात तो यह है, हम इनको चेक करेंगे। पहली बात क्या है, हम इनको चेक करेंगे जितनी हमने मानी है इसमें या इसमें, कि ये हमारी यूनिट सेल है भी या नहीं। पहला काम यह है, इनको चेक करेंगे यूनिट सेल है या नहीं है। और चेक किससे करेंगे? चेक करने के हमने आपको दो तरीके बता दिए। पहला तरीका था आपका पैकिंग इफिशियंसी, और दूसरा है आपका इमेजिनेशन। या पहला इमेजिनेशन मान लो, दूसरा पैकिंग इफिशियंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, चेक करने के बाद हम
फिर देखते हैं कि कितनी यूनिट सेल निकल के आ रही है, फिर किसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हमें चेक करने के बाद जितनी भी यूनिट सेल आई, फिर उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल करेंगे, कौन सी यूनिट की हमें प्रॉपर्टी पता करनी है। सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सारा हम आइए डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये माना इसी वाली यूनिट सेल में कि ये आपकी यूनिट सेल हो सकती है इस लैटिस में। अब हमको एक चेक क्या करना है कि हमको चेक करें कि ये हमारी जो यूनिट सेल हमने मानी है, ये यूनिट सेल है भी या नहीं है। पहला तरीका हम इमेजिनेशन अपना अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं। इमेजिनेशन में क्या पढ़ाया था हमने आपको, इमेजिनेशन में ये बताया था कि यूनिट सेल वह सेल होती है जिसको रिपीट करने पर, यानी कि जिसको 3D में रिपीट करने पर पूरी की पूरी हमें क्या मिल जाए, लैटिस मिल जाए। यानी कि अगर कोई हमने एक्स पोर्शन माना है, अगर इसको 3D में क्या करें, रिपीट करें और हमको क्या मिल जाए, लैटिस मिलती है, तो इस एक्स को ही क्या कहते हैं, हम यूनिट सेल कहते हैं। इतनी बात हमने आपको बताई थी, नहीं आई बात समझ में? चलो मैं इधर लिख देता हूं। हमने क्या कहा कि हमने अगर किसी भी लैटिस में एक्स पोर्शन मार रखा है, अगर इस एक्स पोर्शन को 3D में हम रिपीट करें तो हमें, अच्छा जिन्होंने इनको यूनिट सेल और लैटिस के बारे में नहीं बताया वो शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, सेकंड ही लेक्चर होगा, उसमें मैंने डिस्कस किया अच्छे से, आप जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। एक्स को 3D में रिपीट करें तो हमें सारा का सारा क्या मिल जाए, लैटिस मिलता है। अगर हमें लैटिस मिलता है तो इस एक्स पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, इस एक्स पोर्शन को ही हम यूनिट सेल कहते हैं। इतनी बात थी यूनिट सेल की। तो देखिए हम इमेजिनेशन, इसमें हमने जो एक्स पोर्शन ही मान लो, इनको हमने जो मान रखा है, एक x1 x2 x3 या x1 x2 x3 x4 x5 जो भी मान रखे हैं, इनको हम 3D में रिपीट करके देखते हैं और 3D में रिपीट करने से हमको क्या मिल जाए, क्या मिलना चाहिए, हमको लैटिस मिलना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, यूनिट सेल है। तो चेक करिए, देखो इसको हम रिपीट करते हैं 3D में, इसको हम क्या करें, रिपीट करें 3D में, इधर रिपीट करें, इधर करें, इधर करें और इधर करें, तो पूरा रिपीट करने पर, 3D में रिपीट करने पे हमको पूरा लैटिस मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या है, यूनिट सेल है। इसको भी करें 3D में रिपीट, यूं 3D में रिपीट करने पर भी इसको भी हमें क्या मिल जाता है, यूनिट सेल, वो लैटिस मिल रही है, सॉरी, ठीक है। तो ये भी हमारी यूनिट सेल है। इसको भी हम अगर 3D में रिपीट कर रहे हैं, इसको भी रिपीट करने पे हमें क्या मिल रही है, लैटिस मिल रही है, तो हमारी ये भी एक यूनिट सेल है। अच्छा बात करें इसकी, इसको रिपीट करें तो इसको रिपीट करके क्या मिल जाएगा, पहले तो इसको रिपीट करके हमारा स्क्वायर ही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, देखो ये स्क्वायर हमारा यूं ही तो है। अब इसको तोड़ दें, इसको दो पार्ट में, तो ये क्या हमारे ट्राइंगल ही तो मिल गया है, ट्राइंगल ही तो बन गया। अगर इसको रिपीट किया तो फिर हमारा एक स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर को बार बार रिपीट करने से हमें क्या मिल रही है, एक लैटिस मिल रही है। तो ये भी हमारी क्या है, एक यूनिट सेल है। अच्छा इमेजिनेशन से हमने जो जो इसमें मानी वो सारी की सारी हमारी क्या थी, यूनिट सेल हैं। अब कोई के हम नहीं माने, हम तो इसको प्रूव करके दिखाओ भैया कि मैथमेटिक टूल आपके क्या कहता है, कैसे हम प्रूव करेंगे कि यूनिट सेल हैं या नहीं है। तो उनके लिए हमारा क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, एग्जाम में आती है आपकी, ये मान लो। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी से देखते हैं कि ये हमारी यूनिट सेल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट वाली को ही चेक करते हैं कि हमारी यूनिट सेल है या नहीं है। अच्छा ठीक है, इधर की मैं इधर मिटा ले देता हूं, इसको बाद में लिख लेंगे, इसका नंबर आएगा था, इधर समझा देता हूं। तो हमको पैकिंग एफिशिएंसी से क्या पता करना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी हमें यह बताती है कि जो आपने यूनिट सेल मार रखी है ये आपकी यूनिट सेल है भी या नहीं है। तो कैसे बताती है, हम चेक करते हैं। अच्छा निकालने से पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, इसको जान के लिए आप थोड़ी सी बात जान लो, ठीक है, इसकी नॉलेज के लिए। पहली बात हमने आपको बता दिया था, पैकिंग एफिशिएंसी आप 2D अरेंजमेंट में भी निकालोगे, आप 3D में भी बताओगे, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया, जो 3D है वो उसको हम क्या मानते हैं, सर्कल मानते हैं, और सर्कल का क्या निकाल लेते हैं, हम हमेशा एरिया निकालते हैं। और 3D है, 3D कोई अरेंजमेंट है उसमें 3D में हम क्या मानते हैं, किसको 3D एटम को क्या मानते हैं, हम स्फीयर टाइप मानते हैं। और स्फीयर में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। स्फीयर में हम तीनों एक्सिस पर लाई करेगा तो उसको हम वॉल्यूम निकालेंगे, सीधी सी बात है, थोड़ा सा मैथ लगेगा इसमें। और जो दो एक्सिस पर लाई करता है तो उसका हम एरिया निकालते हैं।
अच्छा, जो एरिया निकालते हैं हम, सर्कल का एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसको मान लो। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है 4/3 पाई आर टी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि जो पैकिंग इफिशियंसी है, ये 2D के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, और जो पैकिंग इफिशियंसी है इसका 3D के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा। पैकिंग इफिशियंसी जो है आपकी, उसका 3D के लिए फॉर्मूला क्या होगा, और पैकिंग इफिशियंसी 2D के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा। कुछ नहीं है, देखो पैकिंग इफिशियंसी 2D की बात करें तो Z इंटू, 3D की बात करें Z इंटू अपॉन टोटल अवेलिएबल स्पेस, टोटल अवेलिएबल स्पेस। अभी बताऊंगा ये क्या क्या है, ठीक है। इंटू 2D में बात करेगा, एरिया निकलेगा। क्या एरिया? एरिया की जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। Z इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टोटल अवेलिएबल स्क्वायर इंटू 100। ये तो रहा आपका फॉर्मूला पैकिंग इफिशियंसी 2D के लिए। किसके लिए? अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें वॉल्यूम निकलेगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। वॉल्यूम की जगह पर 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100। ये रहा आपका 3D के लिए। पैकिंग इफिशियंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं, या लिखो या मन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इंटू 100 ये आपके फॉर्मूले रहे, ये आपको याद करने होंगे। पहली बात Z इंटू पाई आर स्क्वायर TS इंटू 100, Z इंटू TS ये इसमें होता है 100 का मल्टीप्लाई, सब में होगा। बस बात कहाँ चेंज हो जाती है, यहाँ पर एरिया निकलेगा तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ वॉल्यूम निकलेगा तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इतनी बात आप नोट कर लो, ठीक है। चलो मैं ठहरा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, और आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। अब हम चलिए मिटा देता हूं, मैं इसको रफ करता हूं। अब मैं आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालना सिखाता हूं। पैकिंग इफिशियंसी निकालने से पहले हम दो चीज और जान लेते हैं। हमारे फॉर्मूला में एक आई थी जेड की वैल्यू अननोन थी, जो हमें पता नहीं थी, और एक आया था टोटल अवेलेबल स्पेस TAS और जेड। अब और इसके बाद पाई आर, वो तो सारी की सारी वैल्यू थी और हम पता ही कर लेंगे, लेकिन ये दो नए शब्द थे, जेड एक TS। अच्छा, जेड की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए जेड की वैल्यू हमारे जो यूनिट सेल है उसमें कितना नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट है, यानी कितने नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल में आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम कितने उस यूनिट सेल में आ रहे हैं, यानी कि जो हमारी यूनिट सेल हमने मान रखी है उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने एटम उसमें आ रहे हैं, हम निकालेंगे। अभी आपको निकालना सिखाएंगे, ठीक है। अभी लिख लो टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इसको निकालने के दो तरीका है। एक तो आपका सिंपल तरीका होता है जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं, इमेजिनेशन से देख लो। दूसरा होता है आपका एंगल अप्रोच भी लगा सकते हो आप। क्या कर सकते हो, एंगल अप्रोच से। कैसे निकालोगे, मैं अभी क्वेश्चन जो कराऊंगा उसे बताऊंगा। टोटल अवेलेबल स्पेस में क्या होता है, ए एंड आर में हम रिलेशन निकालते हैं, ए एंड आर में रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखा देता हूं, सारे के सारे आप समझ ही जाओगे, ठीक है। चलो, अब हमको इस फर्स्ट वाली का पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, इसको हमने मान लिया। इसकी हमें क्या करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। हमें ये चेक करना है कि ये यूनिट सेल है या नहीं। तो देखो फॉर्मूला लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी जेड इंटू पाई आर स्क्वायर TAS इंटू 100। ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। हम सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखो इमेजिनेशन से जेड की वैल्यू क्या निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है आप बता नहीं सकते हो इमेजिनेशन से। देखो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो एटम है, ये इस एटम का इसमें यूनिट सेल में कितना भाग पार्टिसिपेट कर रहा है, 1/4 कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका भी कर रहा है 1/4,
इस वाले का 1/4 और इस वाले का 1/4, तो 1/4 1/4 1/2 और इस वाले का 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2 और 1/4 1/4 कितने बार है हमारे 4 बार है। तो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। जेड की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 निकल के आई। कितनी 1 निकल के। अच्छा एंगल अप्रोच से कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है इस यूनिट सेल में ये वाला जो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है इसका कितना भाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? तो देखो कितना एंगल है इसका एंगल कितना कर रहा है हमारा 90 डिग्री है और इसका भी 90 डिग्री और इसका भी 90 डिग्री इसकी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बाई 360 का भाग देते हैं इसमें और इंटू 90 डिग्री कितने हमारे 4 हैं। ठीक है तो ये 0 से 0 कैंसिल और 36 बाई 36 इक्वल आ गया 1। एंगल अप्रोच से हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है समझ में आया आपको? अच्छा तो हमारी जेड की वैल्यू चाहे तो हम इमेजिनेशन पोर्शन से निकाल लें चाहे हम कौन से भी तरीके से निकाल लें हमारी निकल के आ रही है कितनी भैया 1 निकल के आ रही है। ठीक है हमारी जेड की वैल्यू 1 निकाल ली। अच्छा दूसरा तरीका क्या होगा हमारा टीएस निकालने का। दूसरा क्या है हम टीएस निकालेंगे। क्या करेंगे टीएस निकालेंगे। टीएस में क्या करते हैं ए एंड आर में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो हमने क्या किया ये जो दूरी है ये वाली दूरी कोई हमने ए मान ली ठीक है ए वाली दूरी हमने क्या मान ली ए मान ली और ये भी हमारी क्या है ए है। इसमें क्या होगा देखो इसका टोटल अवेलेबल स्पेस का मतलब होता है कि हमारी जो यूनिट सेल है उस लैटिस में कितनी जगह एरिया को घेर रही है। अगर वॉल्यूम में पढ़ेंगे 3D में तो वो कितने वॉल्यूम को घेर रही है, अगर 2D की बात करेंगे तो वो कितने एरिया को घेर रही है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है यही तो होगा। तो ये हमारा ए हुआ और ए भी हमने ए मान लिया। ठीक है तो ए इंटू ए निकालेंगे हम क्या ए इंटू ए बराबर देखो यहां से यहां तक की दूरी यानी कि ये ऐसे समझो ये राउंड है हमारा दिखाई दे रहा है ना आपको ये राउंड है। अब इसमें देखो ये सेंटर होता है तो इधर का एक आर ये हो गया और इधर का ये आर हो गया यानी कि एक सर्कल में आपके में 2 आर होती है। कितनी 2 आर होती है। तो देखो एक आर ये गई और एक आर आपकी ये गई। ठीक है यानी कि 2 आर ये गई और 2 आर ये गई। ठीक है यानी कि 2 आर सॉरी एक आर इसके लिए तो 2 आर इंटू और ये आपकी एक आर ये 2 आर ये गई आपकी। तो यानी कि ए इंटू क्या निकल के आया ए स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 4 आर स्क्वायर निकल के आई। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी 4 आर स्क्वायर निकल आई। टोटल अवेलेबल स्पेस होता है वो क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू कितने निकल के आई 4 आर स्क्वायर निकल के आई। तो रख दो फॉर्मूला में पैकिंग एफिशिएंसी बराबर। अच्छा इसे फॉर्मूला को देखो हम इसके लिए निकाल रहे हैं ना 2D के लिए और 2D के लिए ये है तो टोटल अवेलेबल स्पेस एरिया कितना हो जाएगा अवेलेबल स्पेस जेड इंटू पाई आर स्क्वायर और टोटल अवेलेबल स्पेस कितना हो जाएगा ये ए इंटू ए स्क्वायर ही तो हो जाएगा इसका एरिया। अरे इस यूनिट सेल का कितना एरिया घेर रही है लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई ए मान ली और ये भी स्क्वायर है ना ये ए मान लिया तो ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर इंटू 100 ये आपका फॉर्मूला था। तो इसमें क्या है जेड की वैल्यू रखो अपनी जेड की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1 इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 4 आर स्क्वायर इंटू 100। अब देखो 1 तो 1 हटा ही दो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है अब हमारी देखो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आई 4 इसकी वैल्यू रख दो 3.14 पाई की इंटू 100 बट्टे 4 78.5 निकल के आएगी। आप निकाल लेना कितनी निकल के आएगी 78.5 निकल के आएगी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी 78.5 निकल के आएगी। ठीक है इसकी 78.5 निकल के आएगी इस वाली की। अच्छा इसकी हमने निकाल ली ऐसे ही हमें इसकी निकालनी होगी। देखो एक की और निकाल के देता हूं मैं आपको। फॉर्मूला तो यही होगा फॉर्मूला क्या होगा यही होगा। ठीक है इसके और टोटल अवेलेबल स्पेस कितना होगा लंबाई इंटू चौड़ाई यही होगा इसका भी। तो देखो इसके लिए जेड की वैल्यू क्या निकालेंगे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखो इसका भाग कितना दे रहा है 1/2 और 1/2 1 हो गया ये और ये 1/4 1/4 1/2 1/4 1/4 1/2 1/2 कितना हो गया 1
तो ये हो गया जेड की वैल्यू 2। जेड की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई। अच्छा ए एंड आर में रिलेशन निकालेंगे तो देखिए ए एंड आर, ए स्क्वायर कितना निकल के आएगा, देखो एक आर ए गई, 1r 2r 3r 4r, 4r इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 1r और एक आर, तो ये 2r ए गई आपकी। तो ए स्क्वायर बराबर कितनी आई, 4 2 या 8r स्क्वायर निकल के आई। ए स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया, 8r स्क्वायर। तो हमारी पैकिंग इफिशियंसी जो निकल के आएगी वो जेड की वैल्यू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर टोटल अवेलेबल स्पेस हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जेड 8r स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये गए, बचे हमारे पाई बाई 4 इंटू 100। इसकी भी निकाल लेना, पैकिंग इफिशियंसी आपकी 78.5 निकल के आएगी। कितनी, 78.5 निकल के आएगी। अच्छा, इसी प्रकार से आप इसकी भी निकाल लेना। ठीक है, इसमें आपको ये टफ लग रहा होगा, इसकी मैं बता देता हूं कैसे निकलेगी। टफ तो इसमें भी नहीं है कुछ भी। देखो इसमें निकालना है, इसमें आपको सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालनी होगी। जेड की वैल्यू हम एंगल अप्रोच से निकाल देते हैं। एंगल अप्रोच से कितना हो जाएगा, देखो ये आपके दो एंगल है, कितने, ये वाला 45 का हो जाएंगे। तो देखिए 45/360, 45/360 कितने हैं, 2 हैं, प्लस आपका ऊपर वाला कितना है 90 का, 90/360 और प्लस आपका कितना है, एक आपका एंगल है आपका कितना 180/360। ठीक है, ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। ठीक है, ये हो गए 90/360 प्लस 90/360 और प्लस 180/360। तो कितने हो गए, 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 1/4 1/4 1/2 प्लस 1/2 इक्वल निकल के आई जेड की वैल्यू हमारी 1। जेड की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, इसमें 1। देख लो, समझ लो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और जेड की वैल्यू आपकी डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप इमेजिनेशन से भी निकाल सकते हो, मैंने बताई दी है, आप कैसे भी निकाल लो। तो जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आ गई, 1। ठीक है, अच्छा, अब हमें ए एंड आर में रिलेशन निकालना होगा। अब ए एंड आर में रिलेशन निकालने के लिए देखो हम देख लेंगे, ये क्या है हमारी, इतनी दूरी हमने ए मान ली। तो देखो ए बराबर कितनी हो गया, ये एक आर ये गई और एक आर ये गई, ए बराबर हमारी 2r निकल के आ गई। तो देखो हम फॉर्मूले में रख देते हैं, हमें क्या निकाली, देखो यहाँ पर लिख देता हूं, जेड की वैल्यू हमारी निकल के आई है यहाँ पर 1। जेड की वैल्यू हमारी निकल आई 1 एंड ए एंड आर में रिलेशन हमारा निकल के आया, दैट इज ए बराबर 2r। ठीक है, ए बराबर 2r आपको निकल के आ गया। फॉर्मूले में रख देते हैं हम, पैकिंग इफिशियंसी बराबर 1 इंटू पाई आर स्क्वायर अपन टोटल अवेलेबल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मतलब हो गया, ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 4r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 4r स्क्वायर निकाल दिया इंटू 100। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई बाई 4 हो गया इंटू हमारा कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से अब सॉल्व करेंगे हम, तो 3.14 इंटू 100 अपॉन 4, दैट इज आंसर निकाल लेना आप 78.5% निकल गया। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये निकल के आया, जब हमने पहली वाले की पैकिंग इफिशियंसी निकाली तब 78.5 निकल के आई, सेकंड वाले की निकाली तब 78.5 निकल के आई, और जो हमने इस वाले ट्रायंगल वाले की निकाली इसकी भी 78.5 निकल के आई, और इसकी भी हम निकालेंगे तो 78.5 निकल के आई, और किसी की भी हम इसमें पैकिंग इफिशियंसी निकालें तो हमारी कितनी ही निकल के आएगी, 78.5 निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2D AA टाइप 2D अरेंजमेंट में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम किसी भी यूनिट सेल की जो हमने एक्स स्पीसीज मानी है, किसी भी चीज को हम मान रखा है, उसकी हम चेक कर रहे हैं कि यूनिट सेल है या नहीं है, किसी की भी यूनिट सेल निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट सेल 78.5% निकल गया। यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल 78.5 पैकिंग इफिशियंसी रखती है। यानी कि बात समझ में आई आपको, बात यह है ए टाइप 2D अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो आपकी पैकिंग इफिशियंसी निकल के आती है यूनिट सेल की, वो 78.5 निकल के आती है। अगर किसी भी यूनिट सेल की
78.5% पैकिंग इफिशियंसी है, तो आप बता सकते हैं वो स्क्वायर किलो पैकिंग है और 2D AA टाइप 2D अरेंजमेंट है। तो यहां से एक बात आपको निकल के ये सामने आई कि जो हम पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं यूनिट सेल चेक करने के लिए, एक्चुअल में वो यूनिट सेल पैकिंग इफिशियंसी जो होती है वो पैकिंग इफिशियंसी यूनिट सेल की होती ही नहीं है, जिसे हम निकालते हैं चेक करने के लिए। तो किसकी होती है? तो वो जो पैकिंग इफिशियंसी आपकी जो होती है वो आपकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट की होती है। मीन समझ में आया? जो अरेंजमेंट आपका यहाँ पर सेम है, ए टाइप 2D अरेंजमेंट है, तो इसमें कितनी भी आप यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी निकालो तो उसकी सारी की सारी पैकिंग इफिशियंसी आपकी 78.5% ही निकल के आएगी। क्यों निकल के आएगी? क्योंकि हम जो पैकिंग इफिशियंसी निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट की निकाली जाती है, ना कि एक यूनिट सेल की निकाली जाती है। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, इसकी हम इतनी किसी की निकालें, आपकी पैकिंग इफिशियंसी यही निकल के आएगी। उसके बाद हम एक हेक्सागोनल वाली जो उधर साइड थी उसकी भी पैकिंग इफिशियंसी आप निकाल लेना। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, उसकी निकल के कितनी आएगी वो आपको बता देता हूं। ठीक है, 96 पॉइंट कुछ आएगी उसकी, जो भी निकल के आए वो आप देख लेना। ठीक है, मैं बता देता हूं हेक्सागोनल की आती है आपकी, जो उस साइड में मैंने बना रखी थी, उसकी पैकिंग इफिशियंसी आप कैसे निकालोगे। ठीक है, उसकी पैकिंग इफिशियंसी आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, जेड की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, जेड की वैल्यू आप एंगल अप्रोच लगा दे सकते हो। तो देखो 120 के सारे एंगल हैं, कितने? 120 के। ठीक है, 120/360 इंटू कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक बीच में आपका एंगल पूरा का पूरा कितना है? 360/360 इंटू 1। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। जेड की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी? 0 से 0, 6 दूनी 12, यही रहा। 0 से 0 गए। अरे ये वाली 0 से 0 कहाँ? ये तो शिफ्ट है ना। ये वाली 0 से ये वाली 0 गई, ये 6 दूनी 12, ये 2 निकल के आई यहाँ पर, 2 प्लस और 1, यानी कि जेड की वैल्यू आपकी निकल के आई, वो कितनी निकल के आई? जेड की वैल्यू आपकी 3 निकल के आई। ठीक है। अच्छा, ए एंड आर में रिलेशन निकाल लेना। ए एंड आर में रिलेशन, ए एंड आर में रिलेशन कितना होगा आपका? देखो एक एटम था, एक एटम ये था, तो ए बराबर आपका 2r निकल के आएगा, 1r और 2r। ए बराबर आपका 2r निकल के आएगा। ठीक है, और जो टोटल अवेलेबल स्पेस होगा, टोटल अवेलेबल स्पेस होगा वो आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? यहाँ से देखो 1/2 बेस इंटू हाइट निकल के आएगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट आप मान लेना कितनी होगी आपसे यहाँ पर, एक ट्राइंगल मान लेना। यहाँ पर एक ट्राइंगल बनना है, तो ये एक बेस मान लेना। इसको एक देखो, एक आर ये गई, एक आर ये गई, तो बेस की तो भाई साहब 2r निकल के आएंगी, और हाइट की देखो कितनी निकल के आएंगी। यहाँ बनार कितनी, पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये गया, ये गया और ये गया और ये गया। एक एटम यहाँ रखा है, एक एटम ये रखा है, एटम ये रखा है, एटम रखा है, एटम ये रखा है। एक एटम यहाँ रख दिया हमने, एक एटम ये रख दिया, एटम ये रख दिया, एटम ये रख दिया, एटम ये रख दिया। उसके बाद एटम ये रख दिया, एटम ये, एटम ये, एटम। अब हम यहाँ पर बना के आपको दिखा देते हैं हेक्सागोनल कि हेक्सागोनल हमारी कैसी बनेगी। ये आपकी हेक्सागोनल होगी। ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो देखो इसमें एक ट्राइंगल ये गया। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? हमें निकालनी ए एंड आर में रिलेशन। तो देखो एक आर ये गई और एक आर ये गई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो देखो हमारा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हम देखो कितना है, 1r और 1r ये गई। ठीक है, तो हमारी 2r ये हो गई और 2r ये हो गई। ठीक है, जो भी हो। उसके बाद मैंने आपको ये TAS निकाल लेना, ए एंड आर में रिलेशन, और आपको मैंने जेड की वैल्यू आपकी 3 रख देना। और उसके बाद फॉर्मूला आप बता दिया है मैंने, कितना होता है? जेड इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन जेड इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन TAS इंटू 100। इसकी आप पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेना। ठीक है, इसकी जो भी निकल के आए वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, लेक्चर ज्यादा खिंच गया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे कि आपकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी। और हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक लेक्चर और आएगा शायद, तो आपकी 12th लेवल की खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें स्टडी करना होगा 2D से हम 3D पर आएंगे और 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और 3D अरेंजमेंट में हम एक्चुअल में जो हम छोड़ के आए थे आपकी यूनिट सेल को,
12th लेवल में हमें यूनिट सेल पढ़ना मस्ट होता है। और यूनिट सेल में हमने आपको एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये यूनिट सेल एंड और जो भी हैं आपको नहीं कराई थी। वो हम इसलिए नहीं कराई थी, अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जी यूनिट सेल कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से हमें प्राप्त होती है और इनमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या निकलना होता है। क्योंकि हम इसे 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे और वो सारी यूनिटें 3D की होती हैं, क्योंकि सारे सॉलिड 3D के होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 3D अरेंजमेंट पढ़ाएंगे और 3D अरेंजमेंट में आपको एससीसी, बीसीसी, एफसीसी ये सारे के सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बताएंगे और इनको बताएंगे और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी निकलवाएंगे और ये सारे क्या क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपको जो 30% सिलेबस के बाद बचा हुआ है वो आपके डिफेक्ट और बचे हुए हैं इस चैप्टर में। तो हम आपको डिफेक्ट भी या तो एक ही लेक्चर में उसमें कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगा तो एक और लेक्चर उसके बाद बता देंगे आपको, तो सारा का सारा फिर सॉलिड स्टेट आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना और बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो आप तो, और पुराने तो शेयर करो, दोस्तों को बोलो और वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार सबसे बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार हमारी जॉनियंस केमिस्ट्री की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। पढ़ते रहिए और अपने घर पर रहिए और स्वच्छ रहिए और कोरोना से बचते रहिए। थैंक यू।